हेलो फ्रेंड्स, जीएस मत वसीम में एक बार आपका फिर स्वागत है। जो हमने न्यू सीरीज से स्टार्ट की है पॉलिटी की, उसमें आज हमारा सेकंड लेक्चर है। और उस सेकंड लेक्चर में हमने जो फर्स्ट लेक्चर था हमने समझा था कॉन्स्टिट्यूशन और राज व्यवस्था यानी पॉलिटी के डिफरेंस को। आज जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटी का ही एक मतलब टॉपिक है, जिसमें हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी को स्टार्ट किया है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हम इसको कह सकते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है हमारा बहुत अहम रोल प्ले करती है। ये सब भी ऑर्गेनाइजेशन जो हम पॉलिटी में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा राष्ट्रीय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। पॉलिटी की क्लास सेकंड है, ये ध्यान रखिएगा आप, और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसको समझने से पहले हम ये चीज समझ लेते हैं कि मानव के अधिकार क्या है, मानवाधिकार किसे कहते हैं। तो मानवाधिकार को समझने के लिए थोड़ा सा आप ऐसे समझे कि जो मानव को प्राप्त है अधिकार जो है, जो मानव के अधिकार है, जैसे सोना क्या मानव का अधिकार है? बिल्कुल मानव का अधिकार है, लेकिन ये तो जानवर को भी प्राप्त है, जानवर भी सोता है। खाना कमाना ये खाना खाना ये इंसान को भी प्राप्त है, तो ये जो है जानवर को भी प्राप्त है। वो स्पेशली अधिकार जो सिर्फ और सिर्फ मानव के लिए है वही हमारे मानवाधिकार है। जैसे अगर हम बात करें तो समानता, समानता यानी सारे मानव जो है वो बिल्कुल इक्वल है, समानता है, समानता है तो वो मानवाधिकार। न्याय का अधिकार, सबको न्याय मिलना चाहिए, दिस इज द इक्वालिटी। लिबर्टी, ये सब डिग्निटी जो है ये सब क्या है? ये सब मानवाधिकार की श्रेणी में आते हैं। तो मानवाधिकार को वो अधिकार जो मानव को प्राप्त किए गए हैं, किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो इसमें तीन चीजें आ जाएंगी। मानव को प्राप्त किए गए हैं किसके द्वारा? तो पहला आपका आएगा संविधान। जो किसी भी देश के संविधान में वर्णित है, लिखे गए हैं, वो अधिकार संविधान के अधिकार होगा। हालांकि उसको संवैधानिक अधिकार भी कहेंगे, लेकिन वो मानव अधिकार की श्रेणी में गया है। तो मानव अधिकार तीन चीजों को डिफाइन करते हैं, जो संविधान में लिखे गए हैं, दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौतों के तहत घोषणा किए गए हैं, उन अधिकारों को मानवाधिकार में रखे जाएंगे। तीसरा जो है हमारा जो आ जाता है वो है कि न्यायालय के द्वारा जो अधिकारों को डिफाइन किया गया है उसको भी मानवाधिकार कहेंगे। तो जो डेफिनेशन बनकर आ रही है मानवाधिकार की, वो आ रही है कि वो ऐसे अधिकार जो किसी, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो वो क्या बनेगा? ऐसे अधिकार जो मानव को दिए जाते हैं किसके द्वारा? तो न्यायालय, संविधान के द्वारा, न्यायालयों के फैसलों के द्वारा, या फिर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय समझौता या घोषणा पत्र के द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं, उन अधिकारों को मानवाधिकार कहेंगे। क्या लिखेंगे इसके लिए? तो वे लिखेंगे वे अधिकार। डेफिनेशन में क्या बन सकते हैं? वे अधिकार जो संविधान में वर्णित है, जो संविधान में वर्णित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे यूएन, ठीक है, संगठनों तथा की संधियों तथा भारत के न्यायालयों, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं तो अब भारत की बात करेंगे तो भारत के ही आएगा। भारत के न्यायालयों के फैसलों, भारत के न्यायालयों के फैसलों द्वारा अधिरोपित किए गए अधिकार। ये सब अधिकार जो है हमारे किसकी श्रेणी में आते हैं? मानवाधिकार
की श्रेणी में आते हैं। तो मानवाधिकार के लिए हमने 3 चीजों को समझा, इसमें बहुत जरूरी है तीनों चीजों को डिफाइन करना। एक तो संविधान में वर्णित होना चाहिए कि संविधान में वर्णित है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संधियों यानी संधियों में क्या डेफिनेशन, क्या मतलब बताए गए हैं उन अधिकारों के बारे में। तीसरा है कि जो न्यायालय है फैसले लेते हैं, अध्यारोपित न्यायालयों के द्वारा जो अध्यारोपित किए जा रहे हैं वो सब के सब अधिकार भी हमारे किसकी श्रेणी में आते हैं, वो सब मानवाधिकार की श्रेणी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम ले लेते हैं जीवन का अधिकार, किसका अधिकार है, तो जीवन का अधिकार, ठीक है, जीवन का अधिकार, समानता और स्वतंत्रता और व्यक्तिगत मर्यादा, व्यक्तिगत मर्यादा, ये सब अधिकार जो है वो सब हमारे जो है कैसे हैं, राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, राइट्स रिलेटेड लाइफ, कॉमा इक्वालिटी, कॉमा डिग्निटी। कॉमन लिबर्टी। सब जो अधिकार हैं वो सब के सब जो अधिकार आ रहे हैं वो सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, मानवाधिकार आयोग के। तो ये तो हो गए हमारे मानवाधिकार के आयोग के बारे में डेफिनेशन, जो हमने समझ लिया है कि मानवाधिकार क्या होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये मानवाधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे एक संगठन बनाने की भारत के अंदर जो है एक सोच को डेवलप किया कि एक मानवाधिकार का जो है संगठन होना चाहिए जो भारत के मानव जो है उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। तो इसके लिए जो इतिहास है या पृष्ठभूमि है उसको समझ लेते हैं। इतिहास क्या रहा है इसका जो इतिहास रहा है वो रहा है दिसंबर 10 दिसंबर 1948। क्या होता है यहाँ पर, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे यूएनओ के नाम से जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा एक घोषणा पत्र जारी करता है और उस घोषणा पत्र में मानवाधिकारों के बारे में बताता है। तो यहाँ पर क्या है, संयुक्त राष्ट्र 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों की घोषणा की गई। क्या की गई, घोषणा की गई, घोषणा की गई। तो यहां से खत्म नहीं हुआ, अभी देखिए यहां से स्टार्ट हुआ है और इसी दिन 10 दिसंबर को आप पूरे वर्ल्ड में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कब से, 1948 से ही, 1948 से। तो ये इतिहास में हमारा पहला पॉइंट है, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है वो घोषणा की गई। तो क्या यहीं से भारत के लिए कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, नहीं, यहाँ से सिर्फ अभी घोषणा की गई थी, अधिकारों को डिफाइन नहीं किया गया था, क्या खाका है वो तैयार नहीं किया गया। फिर उसके बाद एक बैठक होती है पेरिस समझौता, पेरिस, ये क्या होता है, पेरिस सिद्धांत इस पेरिस सिद्धांत में क्या कहा जाता है, यहाँ पर 1991 पेरिस में क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक होती है, संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या होती है, एक बैठक होगी। क्या होगी, एक बैठक होगी, एक बैठक। और इस बैठक में क्या किया गया, इस बैठक में ही मानवाधिकार का खाका तैयार किया गया। इस बैठक में ही मानवाधिकार एक खाका
है, तो ये चीज समझ ली, ये इसका बैकग्राउंड आ रहा है निकल करके। 1991 में पेरिस में एक संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक होती है। इस बैठक में एक मानवाधिकार आयोग यानी मानव के क्या क्या अधिकार हैं उसके ऊपर ये बात की गई, और यहीं से इसी को ही पेरिस सिद्धांत कहा गया। इस बैठक से ही एक कॉन्सेप्ट डेवलप होकर आया, यानी ये बैठक जो थी वो तय कर दी इसने कि हर एक देश अपने आप अपने जो है देश में एक राष्ट्रीय मानव आयोग की जो है वो क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। तो यहीं से इसने ही जो है इस बैठक ने ही क्या कर दिया, राष्ट्रीय मानव आयोग की देशों में, इस बैठक ने ही देशों में राष्ट्रीय मानव अधिकार यानी नेशनल NHRC की नींव रखने की घोषणा, यहाँ पर ये सब घोषणाएं की गई, ठीक है। यानी अब इसको 1991 को 1991 जो पेरिस का सिद्धांत था उसको बुनियाद मानते हुए हर एक देश अब क्या करेगा, अब अपने यहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना करेगा। और भारत के अंदर क्या हुआ, 1993 में क्या हुआ कि 1993 भारत पीछे थोड़ी रहने वाला था, भारत ने क्या किया, राष्ट्रीय मानव संरक्षण आयोग 1993 राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया। क्या कर दिया, कब, देखिए हमने अधिकारों को जान लिया, क्या है अधिकार, मानवाधिकार क्या है, वे अधिकार जो संविधान में वर्णित है, राष्ट्रीय संगठनों की संधियों के द्वारा तय किए गए हैं या फिर न्यायालयों द्वारा अध्यारोपित किए गए हैं, वे अधिकार सब जो है वे मानवाधिकार है। जैसे जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत मर्यादा का अधिकार, ये संविधान में भी हमारे वर्णित है, तो हमारे संविधान का अधिकार भी है। लेकिन इसके अलावा ये मानवाधिकार भी है, तो इनको मानवाधिकार भी कहा गया। क्यों, क्योंकि जो 1991 का जो पेरिस समझौता, पेरिस जो बैठक हुई थी पेरिस में, उस बैठक में इन सब का जो है एक खाका तैयार किया गया, और उसके बाद जो है NHRC की जो गठन है उसकी अलग अलग देशों में जो है बात कही गई। उसी की बुनियाद पर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, और भारत में 1993 में ही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो गठित किया गया। तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अब हम ये देख लेते हैं कि जो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम के तहत जो एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई, वो आयोग कैसा है, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर बात करेंगे, तो इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, तो हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। तो अब ये चीज हम रफ कर देते हैं। देखिए अब जो है हम NHRC के बारे में ही जान लेंगे। NHRC क्या है, मैंने क्या बताया था, ये जो बॉडीज हैं हमारी, देखिए NHRC कैसी बॉडीज है, तो ये एक ऐसी बॉडी है जिसका संविधान में लिखित वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी ये संविधान के नियमों को, कानूनों को लागू कराने में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो NHRC यानी ये क्या है, NHRC ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब 1993 में एक एक्ट पारित किया गया, 1993 में, किसके, संसद के द्वारा। किसने पारित किया, संसद ने। क्या पारित किया, एक अधिनियम पारित किया, संसद ने अधिनियम। पारित किया। इस अधिनियम, अब ये अधिनियम पारित किया, कौन सा अधिनियम पारित किया, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इस अधिनियम के तहत ही संसद ने इस NHRC का गठन किया। किसने किया, संसद ने। किस अधिनियम के तहत, तो
ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत एनएचआरसी का गठन हुआ। तो अधिनियम राष्ट्रीय मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो है संसद ने, किसने किया गठन? संसद ने गठन किया। ठीक है, किसका किया? एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन किया। अभी किस तरह की बॉडी है? तो मैंने आपको बताया था ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो फिर कैसी बॉडी है? तो ये जो बॉडी है यानी ये जो किस तरह की है, तो ये एक जो है ये है एक संविधिक निकाय है। संविधिक निकाय, संविधिक निकाय। संविधिक का मतलब क्या होता है? स्टेटरी, स्टेटरी बॉडी जो संविधान में तो नहीं है। ठीक है, संविधिक निकाय है। ठीक है, संविधिक निकाय यानी इसका जिक्र संविधान में नहीं है, ये संविधान में वर्णित नहीं। संवैधानिक ऐसे लिखिए, संवैधानिक नहीं, ये संवैधानिक निकाय नहीं, संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय नहीं, नहीं। ठीक है, संवैधानिक नहीं है, लेकिन संविधानिक और संविधिक निकाय का मतलब होता है, संविधिक का मतलब है जिसका संविधान में वर्णन नहीं, संविधिक का मतलब है जिसका संविधान में वर्णन नहीं, लेकिन वो संविधान को लागू कराने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, उसको संविधिक कहेंगे। संविधानिक नहीं है, संविधिक है। बहुत कंफ्यूजन होती है यहाँ पर और यहाँ पर। संविधानिक हो जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी, लेकिन संविधिक है तो स्टेटरी बॉडी है। कैसी बॉडी है? स्टेटरी बॉडी है। ठीक है, तो ये चीज हमने समझ लिया, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा ये एनएचआरसी के बारे में किस तरह का जो है संसद ने अधिनियम पारित किया। अधिनियम पारित करके ये इसका एक कौन सा अधिनियम था? 1993 राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। दूसरा है ये संवैधानिक निकाय नहीं है, संविधिक निकाय है। ठीक है, तो ये चीज इसके गठन के बारे में हो गई। क्या है अब इसकी संरचना के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इसकी संरचना क्या है। संरचना, तो संरचना के बारे में अगर हम पढ़ेंगे टोटल, तो इसमें हमें जो नॉर्मली लिखेंगे संरचना के बारे में हम देख लेते हैं इसकी। तो बिल्कुल संरचना इसका, या इससे पहले हम उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है इसका, क्या मकसद, किस मकसद से हमने जो है इसको गठन किया है। तो उद्देश्य, उद्देश्य देख लेते हैं इसका। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? जो संस्थागत क्या करते हैं, जो संस्थाएं उनको मजबूत करना। कौन सी संस्थाएं? जो संस्थाएं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जो मानव अधिकारों की संरक्षण कर रहे हैं, उनको मजबूत करना। तो इसका लिखेंगे उन संस्थागत संस्थानों को मजबूत करना, उन को मजबूत करना जो मानवीय अधिकारों के संरक्षण, जो मानवीय अधिकारों के संरक्षण के लिए संरक्षण के लिए कार्यरत है। ये संरक्षण का समाधान करते हैं, का समाधान करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? केंद्र एवं राज्य सरकारों को, दूसरा उद्देश्य क्या होगा? केंद्र और राज्य सरकारों को मानवाधिकार के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध करना, तो ये इसके दो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है नियम, मतलब उद्देश्य रखे गए हैं। उद्देश्य क्या है? तो सब ये हमने समझ लिया। उन संस्थानों को मजबूत करना जो मुद्दों को उठा रहे हैं, किसके मुद्दों को? राष्ट्रीय मानव
अधिकार जो है उनके मुद्दों का समाधान करते हैं या फिर उनको मजबूत करना। दूसरा है केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार, जो केंद्र सेंटर में बैठी हुई सरकार है या फिर जो स्टेट में है, उन सरकारों को प्रतिबद्ध करना कि वो राष्ट्रीय अधिकार जो है, मानवों के जो अधिकार है उनको क्या करें, उनका संरक्षण करें, साथ ही साथ उनको उनके लिए जो है उनकी सुरक्षा भी करें। ठीक है, तो इस तरह से ये अधिकारों का संरक्षण है। ये हमारा जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार का हमने ये देखा किस तरह का निकाय है और इसका उद्देश्य क्या है ये भी हमने देख लिया। तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसकी संरचना के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह की संरचना इसमें है। तो अगर हम इसकी संरचना की बात करते हैं तो संरचना बहुत इसकी थोड़ी सी डिफिकल्ट है देखने के लिए। देखेंगे जरा कि किस तरह का है। देखिए संरचना में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं संरचना इसकी, तो संरचना में एनएचआरसी की जो संरचना है, संरचना देखिए इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से होगा। इसमें टोटल सदस्य जो है वो ना, कुल सदस्य जो है वो 13 है। कुल सदस्य कितने हो सकते हैं? कुल सदस्य इसमें हो सकते हैं 13। अब 13 में से दो पार्ट में डिवाइड होंगे, एक तो 7 और दूसरे 6। ठीक है, ये जो सदस्य हैं ये कहलाएंगे पूर्णकालिक सदस्य। पूर्णकालिक यानी इनका काम पूरा हो, काम जो है वो पूरा होगा, पूर्णकालिक सदस्य। ठीक है, और ये जो सदस्य हैं ये कहलाएंगे पदेन सदस्य। कौन सदस्य? पदेन सदस्य। इसका जो डिवाइडेशन है वो कुछ इस तरह से होता है, इसमें 1 + 5 होगा, 5 सदस्य। ये जो 1 होगा आपका ये होगा अध्यक्ष। कौन सा होगा? क्या होगा? ये जो 1 है वो क्या होगा? आपका अध्यक्ष। ठीक है, और जो ये कौन से सदस्य होंगे? ये होंगे अन्य सदस्य। अन्य सदस्य, ठीक है, ये अन्य सदस्य होंगे। अब इन 5 का भी 2 तरीके से डिवाइड हुआ है। किस तरीके से? ये समझ लीजिए, 2 सदस्य यहाँ पर रहेंगे और 3 सदस्य जो है वो यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से इस 6 7 को समझ लीजिए। 7 का जो डिवाइडेशन है वो किस तरह से है? ये जो 7 सदस्य हैं हमारे, इन 7 सदस्यों का डिवाइडेशन वो कुछ इस तरह से है कि इसमें 1 + 6 का कॉन्सेप्ट बनेगा। किसका बनेगा? 1 + 6 का कॉन्सेप्ट। ये जो एक सदस्य है ये रहेगी महिला। कौन रहेगी? महिला रहेगी। ये एक सदस्य रहेगी महिला। ये अन्य, बाकी अन्य सदस्य रहेंगे, अन्य सदस्य। ठीक है, अब इस सदस्य, अब अन्य सदस्य में कौन कौन होगा यहाँ पर हम देखेंगे। पहले इनकी बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट हमारे यही है जो 1 + 6 यानी टोटल 6 सदस्य जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट है। क्या है? इसमें से एक अध्यक्ष होगा। ठीक है, अब अध्यक्ष कौन होगा? तो अध्यक्ष के लिए जो कंडीशन रखी गई है वो क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च यानी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब ये अध्यक्ष यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अध्यक्ष कौन होगा? समझ के चलेंगे। अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होगा? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या में क्या रहेगा? या रिटायर्ड कोई न्यायाधीश या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो ये अध्यक्ष बनेगा। अध्यक्ष कौन बनेगा? तो अध्यक्ष वही बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट से या तो रिटायर हो या फिर उस समय उसको कार्यरत हो। तो वो हमारा जो है अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का मुख्य। उच्चतम न्यायालय का मतलब क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का न्यायाधीश या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ये हो गया अध्यक्ष। इसकी हमने बात कर ली अध्यक्ष के बारे में। ये हमने अध्यक्ष के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं अध्यक्ष के बारे में, हमने बात कर ली। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो 2 सदस्य के बारे में। ये जो 2 सदस्य होते हैं इनका डिवाइडेशन भी इस तरह से होता है। एक सदस्य ऐसे रहेगा। अब एक सदस्य जो रहेगा ये उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। उच्चतम न्यायालय
का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय का या का लिखेंगे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, न्यायालय का न्यायाधीश एक पर्सन इसमें से रहेगा। दूसरा जो पर्सन रहेगा वो क्या रहेगा, ये भी उच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश, कार्यरत न्यायाधीश। और जो दूसरा रहेगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का रिटायर्ड न्यायाधीश, यानी सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक, ये होगा। दूसरा जो पर्सन इसमें रहेगा वो रहेगा उच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश, या में रहेंगे उच्च न्यायालय का ही उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड न्यायाधीश। ठीक है, तो ये हो गया। अब बचे हुए जो 3 सदस्य हैं, ये जो हमारे 3 सदस्य ये कौन होंगे, तो ये समझ लीजिए जो 3 सदस्य हैं ये कौन होंगे, इसको भी समझ लेते हैं। उसके बाद इसका जो है हम पदेन सदस्य की तरफ जाएंगे। देखिए ये कौन होंगे, तो ये होंगे वो लोग होंगे जिनको मानवाधिकार के बारे में जानकारी होगी या फिर अनुभव होगा। ठीक है, तो ये कौन होंगे, मानवाधिकारों की जानकारों के जानकार या अनुभवी लोग। ठीक है, तो ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, टोटल सदस्य 13 हो सकते हैं। देखिए हो सकते हैं 6 सदस्य पूर्णकालिक, ये तो फिक्स होंगे ही होंगे, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा, 5 अन्य सदस्य होंगे। ये एक अध्यक्ष कौन होगा, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या जो रिटायर हो चुका है वो न्यायाधीश। इस 5 के जो को कैसे डिवाइड किया गया है, तो 5 में अन्य सदस्य किस तरह से, देखिए 2 और 3 में डिवाइड किया है। ये जो 2 सदस्य हैं, ये इसमें से एक सदस्य, कौन सदस्य, एक सदस्य जो है वो कैसा होगा, एक सदस्य होगा उच्चतम न्यायालय, उच्चतम कर लीजिए, उच्चतम न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड न्यायाधीश। क्या हो सकता है, उच्चतम न्यायालय का कार्यरत यानी कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जो अभी जज के पोस्ट पर है वो हो सकता है, या फिर जो रिटायर हो चुका है उसको ले सकते हैं। तो एक सदस्य तो यह हो गया। दूसरा सदस्य होगा हाई कोर्ट की, यहाँ पर बात हो रही है हाई कोर्ट यानी जो राज्य में होते हैं उनकी बात हो रही है। उच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश, यहाँ पर देखिए इसमें मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही है, यानी चीफ जस्टिस की बात नहीं हो रही है। इसमें कोई भी एक हो, लेकिन वो प्रेजेंट में चीफ जस्टिस के पोस्ट पर यानी जो न्यायाधीश की पोस्ट पर हो, कोई सा भी हो, मुख्य ना हो। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का रिटायर्ड न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। इसके बाद 3 की अगर हम बात करते हैं तो 3 सदस्य जो होंगे वो कौन से होंगे, तो ये होंगे उच्च न्यायालय के मानवाधिकार के जानकार, यानी जिन्हें मानवाधिकारों की जानकारी होगी, या फिर अनुभवी लोग जिनको इसका अनुभव होगा, उनके बारे में
यहाँ पर कहा गया है। तो इस तरह से इसकी संरचना है। अब जो बचे हुए 7 लोग हैं उनको क्या, देखिए मैंने बताया इसमें 7 लोग, ये जो 7 लोग हैं इसमें से एक महिला होगी, बाकी अन्य 6 सदस्य होंगे। अब ये कौन कौन से सदस्य होंगे इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद जो है इनके बारे में देख लेंगे। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें संरचना को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं अध्यक्ष से नाम से। अब जो हम बात कर रहे हैं वो होगी किस तरह से, देखिए अब हम टोटल संरचना पदेन जो अध्यक्ष है, अब पदेन सदस्य जो है उनके बारे में बात कर लेते हैं। कौन सदस्य, पदेन सदस्य, पदेन सदस्य। ये जो पदेन सदस्य हैं मैंने क्या कहा, ये 7 होंगे, जिसमें से 1 + 6 होंगे, एक महिला होगी, ये कौन सी होगी, महिला। अब 6 सदस्यों के बारे में हम बात करते हैं, ये 6 सदस्य कौन से होंगे। ठीक, देखिए ये 6 सदस्य, पहला जिसमें से हमारा हो सकता है कोई भी, इसमें से 6 सदस्य कौन कौन से होंगे, ये होंगे राष्ट्रीय पिछड़ा राष्ट्रीय जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय जाति एवं राष्ट्रीय इसको हम कहेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। यहां से आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तीसरा क्या है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। ठीक है, तीसरा कौन सा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ले लीजिए, राष्ट्रीय 6 है इस तरह से पूरे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक, उसके बाद अगर एक और लें तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के बारे में, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। 4 हो गए। ठीक है, 2 और हैं, कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का संरक्षण आयोग। ठीक है, एक और है जो है राष्ट्रीय विकलांग विकलांगों के लिए नियुक्त आयोग। ये हो गए इस तरह से 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 सदस्य होंगे वो आपके यहाँ से आएंगे, वहां से आएंगे यहाँ। ठीक है, 6 सदस्य, इसमें से एक महिला होगी, बाकी के 6 सदस्य जो है वो अन्य ये पदेन सदस्य हैं। ठीक है, कैसे सदस्य हैं, मैंने पहले बताया, लिखा हुआ है कि ये पदेन सदस्य हैं। जो पूर्णकालिक सदस्य हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसकी जो ये हो गया हमारा पदेन सदस्य के बारे में, संरचना के बारे में हमने इतनी बात करी है। अब हम जो है इसकी जो है नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो ये नियुक्ति भी हम देख ही लेते हैं, थोड़ी सी 2 मिनट की बात है। नियुक्ति इनकी कौन करता है, नियुक्ति कौन करेगा इसकी, तो नियुक्ति के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन,
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्या करेंगे, ये एक समिति बनाएंगे। क्या करेंगे, समिति 6 सदस्य, एक समिति, एक 6 सदस्य समिति की सिफारिश पर ठीक है, सिफारिश। अब 6 सदस्यीय समिति, देखिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सीधे इनकी नियुक्ति नहीं करेंगे। इनकी नियुक्ति करने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक 6 सदस्य समिति का गठन करेंगे। अब इस समिति में कौन कौन से लोग होंगे उनको समझ लेते हैं। समिति के सदस्य, समिति के सदस्य, देखिए समिति में कौन कौन से होंगे उनको समझना बहुत जरूरी है। कौन कौन होगा, देखिए इसमें होगा प्रधानमंत्री, एक तो हमारा होगा प्रधानमंत्री, ठीक। दूसरा होगा राज्यसभा, लोकसभा का इसमें होगा एक हमारा लोकसभा का अध्यक्ष। कौन होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। दो हो गए प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष। तीसरा होगा राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है, ये होगा राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है। 3 होगा, 3 इधर नोट कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा जो होगा वो होंगे हमारे 2 सदस्य जो आएंगे दोनों सदनों के विपक्षी दलों के नेता। दोनों सदन कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। ये दोनों सदन में विपक्षी दल के नेता होंगे, वो नेता आ जाएंगे। तो दोनों सदनों के विपक्षी दल के नेता, ठीक है। ये आएंगे, कितने हो गए, 4 हो गए। बचे हुए 2 कौन कौन से आएंगे, तो एक आएगा केंद्रीय गृह मंत्री, इसमें हम नोट करेंगे, और एक आएगा आपका 1 2 3 और 2 5, एक बचा हमारा कौन, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह। तो इस तरह से हमारे जो है कितने हो जाएंगे, तो ये इनकी नियुक्ति इस समिति की सिफारिश पर, ठीक है, ये समिति करेगी। अब इसमें एक नोट पॉइंट भी है। नोट पॉइंट में क्या है कि ये समिति की नियुक्ति होगी। इस समिति में मुख्य न्यायाधीश अगर चाहे तो, देखिए यहाँ पर क्या, इसके अतिरिक्त ये लोग तो होंगे कौन कौन, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, उसके बाद दोनों सदनों के विपक्षी दलों के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री, इतने लोग तो हो सकते हैं। इसके अलावा जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो जो है सिफारिश कर सकता है, किसकी, तो किसी मुख्य न्यायाधीश, किसी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ले लीजिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को ले लीजिए, उसकी सिफारिश भी यहाँ पर कर सकता है। तो आप चाहें तो इसको नोट कर ले, चाहें तो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी संरचना के बारे में देख लिया, इसका कार्यकाल और जो है वो कितना टाइम रहता है वो हम कल देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास की नेक्स्ट वीडियो जो होगी, इस तरह से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है पॉलिटी का आज ये दूसरा हमारा लेक्चर है। ये पॉलिटी में हम बॉडीज पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी बॉडीज, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो बॉडीज जो है संविधान में वर्णित नहीं है लेकिन वो जरूरी है। तो इस तरह से आज NHRC के बारे में हमने देखा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए PCS 2024 के लिए।